हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत की जनगणना के विषय में, जो कि 2011 में की गई थी। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रीट एसएसटी यानी रीट सामाजिक, और रीट सामाजिक के अंदर यूनिट नंबर 8 को अपने देख रहे हैं, जिसका सिलेबस है भारत का भूगोल और उसके संसाधन। यहाँ जो यूनिट नंबर 8 है उसमें देखिएगा हम भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय योजनाएं, कृषि फसलें, उद्योग, परिवहन, ये सारा कुछ अपने पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम भारत की जनसंख्या के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पीछे की जो 7 यूनिट हैं उनका सिलेबस अपना पूरा हो चुका है। 1 से 7 यूनिट अपने कर चुके हैं। अगर आपने पीछे की यूनिट का सिलेबस पूरा नहीं किया है तो आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, अन्यथा आप चैनल में जो है प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे साइकोलॉजी की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उस साइकोलॉजी के सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को, और हम बात करते हैं भारत की जनगणना के विषय में। दोस्तों भारत की जनगणना के विषय में अपनी बात करें तो देखिएगा, इस जनगणना की बात करें जो 2011 में की गई थी, ये 15वीं राष्ट्रीय जनगणना मानी जाती है। कौन सी है? 15वीं जो है राष्ट्रीय जनगणना मानी जाती है। किसके अनुसार? क्रमानुसार। जो हमारी पहली जनगणना हुई थी जो कि 1872 में की गई थी, उसके बाद में 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से कंटिन्यू स्टार्ट होती है, तो वहाँ से अगर हम बात करें टोटल की, अगर हम बात करें तो ये हमारी 15वीं जनगणना है। जबकि ये जो है 21वीं सदी की आपसे पूछी जाए, 21वीं सदी की आपसे पूछी जाए तो ये दूसरी जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 21वीं सदी की तो ये दूसरी जनगणना है। जबकि स्वतंत्र भारत की अगर आपसे पूछा जाए भी स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है, क्योंकि 1951 के अंदर स्वतंत्र भारत की जो है वो पहली जनगणना की गई थी। दोस्तों यहाँ पर आप इसको वापस देख लीजिएगा, एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि भारत में अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम, अगर आपसे पूछा जाए भी सर्वप्रथम जो है वो जनगणना कब की गई थी, तो सर्वप्रथम जनगणना की गई थी 1872 के अंदर। सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? 1872 के अंदर। और वर्तमान में कौन सी है? भारत की 15वीं जनगणना है। 1872 में पहले की गई थी, और ये की गई थी लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के काल में ये जनगणना जो है वो की गई थी। दोस्तों लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्यवस्थित जनगणना, तो व्यवस्थित रूप से जो जनगणना स्टार्ट हुई थी वो हुई थी हमारी 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में जो है व्यवस्थित रूप से जनगणना हमारी प्रारंभ हुई थी। स्वतंत्र भारत की जो पहली थी वो 1951 में की गई थी। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है वो की गई थी 1951 में, जो कि 9वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 9वीं जनगणना थी। अगर पहली जनगणना के हिसाब से हम बात करें तो वर्तमान में हमारी कौन सी जनगणना है? 15वीं है। और सदी के हिसाब से बात करें तो दूसरी रहेगी। और स्वतंत्र भारत के बाद से हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के हिसाब से ये कौन सी है? 7वीं जनगणना हमारी मानी जाती है। दोस्तों इसके बाद में आगे हम अगले फैक्ट के रूप में देखें तो ये है कि जनगणना का आदर्श वाक्य जो था हमारा, वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो जनगणना है वो किसके नेतृत्व में, किसके निर्देशन में की गई, तो वो थे रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली। इस नाम को आपको विशेषतः याद रखना है दोस्तों, कि किसके निर्देशन में की गई थी? सी चंद्रमौली के निर्देशन में करवाई गई थी। और इसका जो शुभारंभ हुआ था, इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो आप इसको मानिएगा 1 अप्रैल। शुभारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। शुभारंभ कब हुआ था? एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूँ। 1 अप्रैल 2010 को जो है वो इसका शुभारंभ हुआ था। और अगर खर्च की बात करें कि इसमें कितना खर्च हुआ, इसमें खर्च हुआ था, बड़ा अच्छा सा फिगर है, 18.19 प्रति व्यक्ति, यानी 1819 रुपये एक व्यक्ति के ऊपर इसका खर्चा आया था। दोस्तों और 2000 की जो हमारी जनगणना थी, 2011 की जो जनगणना थी, उसमें 47 नए जिलों को शामिल किया गया था। 47 नए जिले इसमें शामिल किए गए थे। दोस्तों ये कुछ एक फैक्ट थे, आगे अपने और भी फैक्ट्स के विषय में बात करेंगे। दोस्तों तो आगे हम देखते हैं कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो कितनी रहेगी हमारी? 1.21 बिलियन
यानी 1 अरब 21 करोड़ के लगभग हमारी जो है भारत की जनसंख्या रह जाती है दोस्तों, जिसे आपको याद रखना है दोस्तों। 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। 2011 में जो थी वो कितनी थी, 121 करोड़ जो है हमारी जनसंख्या थी। 2011 के अंदर जो हमारी जनगणना थी वो थी 121 करोड़। आगे अपनी बात करते हैं। 64% की दशकीय वृद्धि के साथ भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। भारत कौन सा आता है, दूसरे नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है चीन। चीन जो है वो हमारे पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या के अंदर पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे आता है भारत। और विश्व की कुल जनसंख्या का चीन समेटे हुए है 19.4%, जबकि हमारे भारत के पास में जो है कुल जनसंख्या का 17.5% है विश्व का। हम किसकी बात कर रहे हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का 19.4 जो है वो चीन समेटे हुए हैं, लेकिन भारत जो है वो 17.5% जो है समेटे हुए हैं दोस्तों। 2001 से 2011 के दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो 181 मिलियन है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी जनगणना 2011 का स्लोगन क्या था, तो वो था मेरी जनगणना मेरा अधिकार। मेरा जनगणना मेरा अधिकार भी था। इसके अलावा कुछ एक और दो फैक्ट थे, उनको भी अपने देख लेते हैं कि जनगणना 2011 की थीम क्या थी। 2011 की जो थीम थी वो थी सेंसस ऑफ द स्टेट बाय द स्टेट फॉर द स्टेट। ये जो है वो इसकी जनगणना की थीम थी। जनगणना 2011 की जो थीम थी, सेंसस ऑफ द स्टेट बाय द स्टेट फॉर द स्टेट, ये जो इनकी थीम थी। और इसका जो लोगो था एवं शुभंकर जो था वो किसने बनाया था। शुभंकर बनाने वाले थे श्री पडार बिंदा रथ के द्वारा जो है इसे तैयार किया गया था। पडार बिंदा रथ के द्वारा जो है इसके लोगो और इसको तैयार किया गया था दोस्तों। इसके अलावा एक दो फैक्ट और हैं, उनकी भी अपने बात कर लेते हैं। 1961 से 1971 का जो काल है उसे हम कहते हैं आगे की और एक बड़ी छलांग। ये माना जाता है दोस्तों। ऋणात्मक अगर आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं। ऋणात्मक अगर अपने वृद्धि दर की बात करें, ऋणात्मक वृद्धि दर हमारी कब रही थी, तो 1911 से 1921 के अंदर जो है हमारे यहाँ ऋणात्मक वृद्धि दर भी देखी गई थी। और अगर हम बात करें भारतीय आबादी का जो है 30% यानी 30% से भी ज़्यादा जो है वो बीपीएल है, यानी गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा से नीचे है दोस्तों। इसके अलावा कुछ एक दो फैक्ट की और अपनी बात कर लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि ये जो जनगणना है हमारी, ये कौन सी सूची का विषय है। तो जनगणना जो है हमारी वो संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है, संघ सूची का ये विषय माना जाता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ जो टोटल 99 विषय थे, जो सूची के अंदर 99 विषय हैं, उनमें 79वां जो है वो हमारा कौन सा आता है, वो हमारा जनगणना का आता है दोस्तों। तो इसको आप देखिए विशेषता याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा जो 7वीं अनुसूची है वो भी इसी से संबंधित है। 7वीं अनुसूची को भी हमें याद रखना है। और एक विशेष फैक्ट जो हमारे पास में रह गया वो है 11 जुलाई। 11 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। और विश्व में अगर आपसे पूछा जाए जो है हमारी विश्व में प्रथम जनगणना
विश्व में प्रथम जनगणना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1790 में। और किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका के द्वारा ये जनगणना की गई थी। कब की गई थी? 1790 के अंदर अमेरिका के द्वारा ये जनगणना की गई थी। और भारत की अपनी बात कर चुके हैं। भारत में जो पहली जनगणना है वो हुई थी 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जो है ये जनगणना की गई थी दोस्तों। और उसके बाद में स्वतंत्र भारत में हुई थी 1951 में। ठीक है, 1951 में थी ये 9वीं जनगणना थी। और व्यवस्थित रूप से अगर हम बात करें तो 1881 के अंदर जो है व्यवस्थित जनगणना हमारे प्रारंभ हुई थी, जिसके किसके काल में हुई थी? तो वो था लॉर्ड रिपन। तो ये कुछ एक हमारे फैक्ट। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की जो हमारी जनगणना है वो 2 चरणों में आयोजित की गई थी। पहला जो था हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना जो थी वो अप्रैल से सितंबर तक 2010 में की गई थी। जनसंख्या गणना जो है 9 से 28 फरवरी तक 2011 में की गई थी दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना कब होती है तो 10 साल में एक बार होती है। जनगणना कब की जाती है? 10 वर्षों में एक बार की जाती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 2011 के अंदर 47 नए जिले जो हैं वो जनगणना में शामिल किए गए थे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। फिर देखिएगा, विश्व की हमने बात की थी तो विश्व की जो हमारी जनगणना है वो 6.90 अरब है। ये किसकी जनसंख्या है? ये विश्व की जनसंख्या है 6.90 अरब। और भारत की बात करें तो 1.21 अरब जो जनसंख्या है वो किसकी रह गई? वो भारत की जनगणना रह गई थी दोस्तों। कितनी रह गई? 1.21, जो कि 2001 में 1.02 थी, है ना। इसके अलावा देखिएगा विश्व का ये कितना प्रतिशत रह गया? विश्व का ये 17.5% है। ये फैक्ट आपको विशेषतः याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। महाराष्ट्र का ठाणे जो है वो जिला है जो भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला जिला माना जाता है। सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है वो कौन सा रह गया? महाराष्ट्र का ठाणे। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी है वो निम्नतम आबादी वाला जिला है। सर्वाधिक आबादी वाले जिले की बात करें तो ठाणे रह गया, न्यूनतम वाले की बात करें तो दिबांग घाटी रह जाती है। पुडुचेरी के माहे जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। कितना है? 1176, यानी 1000 पर कितनी महिलाएं हैं? 1176 महिलाएं मौजूद हैं। दमन जिले के अंदर सबसे कम लिंगानुपात है जो 533 ही है, मात्र बहुत ही कम रह गया। मिजोरम के सरचिप जिले की साक्षरता दर है जो सबसे ज्यादा है। कितनी है? 76% है। कितनी है? 76%। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 22% के साथ मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जो है वो भारत का न्यूनतम साक्षर जिला माना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा कम है दोस्तों। 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आंकड़े के साथ उत्तरी पूर्वी जो हमारा दिल्ली रह गया वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है। दिबांग घाटी में प्रति व्यक्ति घनत्व सबसे कम 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही माना जाता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी निम्नतम आबादी वाला जिला है। महाराष्ट्र का मुंबई शहर सबसे घनी आबादी वाला, सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। शहर की बात करें तो कौन सा रह गया? महाराष्ट्र का मुंबई शहर रह गया। पंजाब का कपूरथला सब जो शहर है वो सबसे कम आबादी वाला शहर माना जाता है। मिजोरम के सरचिप जिले की साक्षरता दर की अपने बात कर चुके हैं। कितनी है? 76% है। भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो वो 121.5 करोड़ है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। विश्व की कुल जनसंख्या जो कितनी है? 6.90 अरब है। अभी हमने बात की है 6.90 अरब है, जबकि भारत की कितनी है? 1.21 अरब है, जो कि कितना रह गया? 17.5% रह जाता है दोस्तों। और ये जो थी 2001 में कितनी थी? 2001 में ये थी 16.8%, यानी बढ़ी है। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि 2001 से ये जो प्रतिशत है वो बढ़ा है या घटा है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। दशकीय जो जन्म हमारी वृद्धि दर है वो 18.14 करोड़ है, यानी 17.7% जो है दशकीय वृद्धि दर हमारी मानी जाती है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या जो है वो 62.31 करोड़ है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 62.31 करोड़ है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या जो है वो 58.47 करोड़ है।
आगे हम इनके विषय में डिटेल से भी बात करने वाले हैं, लेकिन मैं पहले आपको वो फैक्ट बता देता हूं जो आपके टिप्स पर होने चाहिए, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पुरुषों की जनसंख्या जो है वो 62.31 करोड़ है और महिलाओं की जो संख्या है वो 58.47 करोड़ है दोस्तों। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों के विषय में। तो उत्तर प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर बिहार हो गया और फिर पश्चिम बंगाल और लास्ट में आता है आंध्र प्रदेश। इसके बाद में इसी प्रकार से घटते क्रम में ये चलता रहता है दोस्तों। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा रह गया, तो वो सिक्किम रह गया दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। देश की जो हमारी दुनिया है उसकी पूरी आबादी के क्षेत्रफल का 4% है। हमने क्या कहा, भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 4% है, लेकिन विश्व की कुल आबादी का 17.5% लोग यहाँ पर रहते हैं। पिछली जनसंख्या में ये 16.8% था, जिसकी बात अपने कर ली है दोस्तों। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं 2001 से लेकर 2011 में भारत की जो जनसंख्या है वो 6% की दृष्टि से यानी 18 करोड़ बढ़ी है, और ये जो है 21.5% से करीब 4% कम है, यानी पहले से वृद्धि दर जो है इसकी कम है। भारत और चीन की आबादी का अंतर 10 साल में घटकर 23 करोड़ 80 लाख से 13 करोड़ 10 लाख रह गया है। भारत और चीन की आबादी का जो अंतर था, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां के लगभग 16% जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। सभी राज्यों की आबादी बढ़ी है, सभी राज्यों की आबादी बढ़ी है, केवल नागालैंड ने ऋणात्मक विकास दर को दर्ज किया है, यानी जो नागालैंड है उसकी विकास दर जो है वो देखिए ऋणात्मक रही है, बाकी सभी की बढ़ी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुल आबादी में बच्चों का प्रतिशत जो है गिरा है, यानी उर्वरता जो है वो हमारी यहाँ कम हुई है। जिसका कुल लिंगानुपात 1971 से अब तक जो है सबसे ऊपरी स्तर पर 940 के आसपास तक जो है वो पहुंच गया है दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं, देखिएगा बच्चों का लिंगानुपात घटा है, लेकिन बच्चों का लिंगानुपात घटा है जो स्वतंत्र भारत के सबसे निचले स्तर पर है। पंजाब और हरियाणा के अंदर पिछले दशक में लिंगानुपात बढ़ा है, पंजाब और हरियाणा में पिछले दशक के बजाय लिंगानुपात बढ़ा है, लेकिन ये अब भी पूरे देश में सबसे कम, हालांकि ये पूरे देश में अब भी कम है, लेकिन पिछले दशक की बात करें तो यहाँ से ये थोड़ा बड़ा है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं झज्जर के अंदर 774 ही है, तो आप सोच सकते हैं कितना कम है। भारत में साक्षरता की दर 10% बढ़कर, यानी पहले से 10% बढ़कर अब 74% हो चुकी है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार और अरुणाचल प्रदेश जो हमारे राज्य हैं उनमें सबसे कम साक्षरता मौजूद है। केरल के कोझिकोड की बात करें तो वहाँ पर 1000 पुरुषों की तुलना में 1093 महिलाओं का लिंगानुपात है, जो कि अधिकतम माना जाएगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में सबसे कम लिंगानुपात 709 है, जो प्रति महिला 1000 पुरुष पर अपने मान सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मिजोरम के आइजोल शहर में साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 76% है, सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ये सारे के सारे फैक्ट हैं, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उनको इसी प्रकार से याद करना पड़ेगा। जितनी बार दोहराएंगे, बार बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। इनके बहुत सारी ट्रिक्स भी मौजूद हैं जो आपको समय समय पर मिलती रहेगी, आप उनको भी देख सकते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं दोस्तों। 48% के साथ यूपी का जो संबल शहर है वो भारत का सबसे कम साक्षर शहर माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के विषय में। तो ये 2011 के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इससे यह देश के निवासियों के लिए एक व्यापक जो है पहचान डाटाबेस का जो निर्माण है इसके द्वारा हुआ है। इसे बायोमेट्रिक डाटा की तरह सुरक्षित रखकर उपयोग किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यानी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की एक अद्वितीय पहचान संख्या UID भी दर्ज की गई है दोस्तों, इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वो अपने देख सकते हैं कि देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, ये आपसे पूछा जाता है देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य, ये क्रमानुसार भी पूछ लेता है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश है दोस्तों। इसके बाद में आगे अपने बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन से रह गए, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। सबसे पहले कौन, सबसे कम किसकी, सिक्किम की, फिर देखिए मिजोरम की, फिर अरुणाचल प्रदेश की और फिर आती है गोवा की। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की जो घटते क्रम में है। देखिएगा दोस्तों ये 2011 की है,
अभी तो हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमें जो पूछा जा सकता है वो 2011 से पूछा जाएगा, अन्यथा हो सकता है आपकी परीक्षा होते होते अगली जनगणना भी हो जाए। वो आपके अच्छे भविष्य पे डिपेंड करता है कि हमसे कौन सा पूछा जाता है। यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा कि सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। दिल्ली है, फिर पांडिचेरी है, फिर चंडीगढ़ है और फिर अंडमान निकोबार का नाम आता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं लिंगानुपात के विषय में। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 के ऊपर स्त्रियों की संख्या यानी प्रति 1000 पे कितनी है। 2011 की अगर हम बात करें तो 943 है। कितनी है? 943। इसमें से देखिएगा पुरुषों की संख्या और ये हमारी महिलाओं की संख्या रह गई। और इस आंकड़े को आप याद करें तो ठीक है, अन्यथा इस तरह से पूछा कभी जाता नहीं है। तो भारत की जो स्थिति है वो लिंगानुपात के संबंध में बहुत अच्छी है नहीं। तो चीन जो है, चीन में 926 है। उसके बाद में भारत भी सबसे पिछड़ा ही हम मान करके चलते हैं, हालांकि चीन की भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें देश कौन से देश हैं जिनकी ज़्यादा है, तो एक तो रूस है, जापान है, ब्राज़ील है, यूएसए है। इनमें पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियां हैं। और इसके बाद में हम देखें देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो केरल आता है, फिर तमिलनाडु आता है। केरल आया, केरल के बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और छत्तीसगढ़ का नाम आता है दोस्तों। तो यहाँ पर निम्न लिंगानुपात के बहुत सारे कारण हैं। तो भारतीय संस्कृति में ही जो है, जो बेटे है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लड़के के जन्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लड़की के जन्म को अभिशाप समझा जाता था और आज भी बहुत सारे क्षेत्र हैं समझा जाता है, जिसके कारण भ्रूण हत्या भी हुई। हालांकि अभी कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी वो चीज़ें हमारे यहाँ से समाप्त नहीं हुई हैं दोस्तों। इसी कारण से जो है यहाँ पर लिंगानुपात थोड़ा कम पाया जाता है दोस्तों। राज्यवार हम देख चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा से हम देखें केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर देखिए मणिपुर और लास्ट में हमारा छत्तीसगढ़ आता है। इसके बाद में हम बात करते हैं देश में न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों के विषय में। तो हरियाणा है, फिर उसके बाद में देखिएगा जम्मू कश्मीर का नाम आता है, फिर सिक्किम का आता है और फिर 895 के रूप में पंजाब का आता है दोस्तों। ये जो है हालांकि केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भी बढ़ चुके हैं, जिनके विषय में अपनी अभी बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2011 की जनगणना में जैसे दिया हुआ है हम उसी प्रकार से बात अपने कर रहे हैं दोस्तों। भारत में बच्चों का 0 से 6 आयु वर्ग का सबसे ज़्यादा आपसे परीक्षा में यही पूछा जाता है दोस्तों। तो लिंगानुपात कितना है? 919 है। और इसके हिसाब से राजस्थान का जो स्थान है वो 29वां आता है। देश में सर्वाधिक बच्चों का जो हमारा लिंगानुपात है उसके हिसाब से राज्यों का क्रम देखें तो कौन से की बात कर रहे हैं हम? 0 से 6 वाले की बात कर रहे हैं। 0 से 6 वाले की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा देखिए मिजोरम का है और उसके बाद में छत्तीसगढ़ का नाम आता है। न्यूनतम बच्चों के लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो सबसे नीचे हरियाणा है और फिर पंजाब का नाम आता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जनघनत्व के विषय में। तो भारत का जनघनत्व है 382, जो कि 2001 के अंदर था 325। तो इस प्रकार से इसका परिवर्तन अपने देख सकते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले जो राज्य हैं उनकी अपने बात करें तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला राज्य है वो बिहार रह गया, फिर पश्चिमी बंगाल है, फिर केरल है, फिर उत्तर प्रदेश है और फिर हरियाणा का नाम आता है दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। बिहार का कितना है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 1106 है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम वाले रह गए, सबसे न्यून है अरुणाचल प्रदेश का, फिर मिजोरम का और फिर उसके बाद में जो आता है वो सिक्किम का आता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली का है, फिर चंडीगढ़ का है, फिर पांडिचेरी का है और फिर दमन और दीव का आता है। दिल्ली का कितना है? 11,320, चंडीगढ़ का 9,258, 2598 पांडिचेरी का है और उसके बाद में देखिएगा 2191 जो है वो दमन और दीव का है दोस्तों। भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम अंडमान निकोबार का रह गया, फिर दादर और नागर हवेली का नाम आता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की। तो वो है 17.7%, जो कि 2001 के अंदर थी। 2001 की बात करें तो वो थी 21.34%। इसके बाद में देखिएगा 2001
के अंदर 21.34% थी। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रह गया हमारा मेघालय रह गया, फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है और फिर बिहार का नाम आता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले मेघालय की बात करें तो 27.9% है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 26%, बिहार की बात करें तो 25.4%। और उस समय की बात करें चौथे नंबर पे आता था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो थी वो 23.6% थी दोस्तों, इसको भी आप याद रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। तो नागालैंड ये न्यूनतम भी है और माइनस भी है, ये एकमात्र ही ऐसा है जो ऋणात्मक वृद्धि दर वाला रहा था। उसके बाद में केरल की 4.9% है और गोवा की 8.2% है। इसके बाद में भी अगर हम बात करना चाहें तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है जहाँ पर 11% है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं साक्षरता के विषय में। तो भारत के जो है 73% जो लोग हैं वो साक्षर हैं। कितने हैं? 73% जो लोग हैं वो साक्षर हैं। 1951 की बात करें तो ये लगभग 18.33% लोग ही हुआ करते थे जो साक्षर थे। कितने थे? 18.33 ही थे, जो बहुत ही कम थे। और 2001 की बात करें तो 2001 के अंदर ये 64.83% ही था। तो देखिएगा साक्षरता तो हमारी बड़ी है दोस्तों। पुरुष में जो है 80.09% और महिलाओं में जो है 64.6% लोग जो है वो साक्षरता है। भारत में साक्षरता से तात्पर्य क्या माना जाता है? तो यहाँ हम मानते हैं 7 वर्ष का आयु की जो भी व्यक्ति है, 7 वर्ष की आयु का जो भी व्यक्ति है जो लिखना, पढ़ना, समझना और सामान्य गणितीय क्रिया को कर सकता है वो साक्षर माना जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य। तो केरल है, 94% साक्षर है यहाँ के। मिजोरम है जो 91.58 है। गोवा की बात करें तो 88.7% हमारा रह जाता है। न्यूनतम की बात करें तो सबसे न्यूनतम बिहार रह गया, फिर अरुणाचल प्रदेश आ गया और फिर राजस्थान का नाम आता है। 61.8 ही है बिहार के, अरुणाचल के 65.4 और राजस्थान के 66% है। इसके बाद में देखिएगा भारत में पुरुष साक्षरता की बात करें तो 86.2% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करें तो केरल 96.1 के साथ, मिजोरम जो है दूसरे नंबर पर है 93.3 के साथ और गोवा जो है 92.6 के साथ जो है वो तीसरे स्थान पे आता है। फिर त्रिपुरा का नाम आता है। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए त्रिपुरा का नाम आता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो सबसे न्यूनतम बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है 71.2 है, अरुणाचल की 72.6 है और आंध्र प्रदेश की जो है 74.9% आती है दोस्तों। उसके बाद में महिला साक्षरता की बात करें तो 64.6% है। कितनी है? महिला 64.6% साक्षर है। सबसे ज्यादा की बात करें तो केरल का पहला स्थान है, 92.1% महिला साक्षर है। मिजोरम की बात करें तो 89.3 और गोवा की बात करें तो 84.7% के साथ में तीसरे स्थान पे आता है दोस्तों। इसके बाद में हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है बिहार के अंदर, यानी आधे महिलाएं ही साक्षर हैं, आधे ही राजस्थान की और आधे के आसपास ही जो है झारखंड की महिलाएं जो है साक्षर हैं, जो कि बहुत ही कम है दोस्तों। तो ये फैक्ट आपको विशेषतः याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में अगर आपसे कुछ और पूछा जाए, एक और चीज याद रखिएगा, दिव्यांग की बात करें तो 2.1% जो है भारत की कुल आबादी के लोग जो हैं वो दिव्यांग हैं। उसकी जो है 5 श्रेणियां अपने मान करके चलते हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 5 श्रेणियां हैं, जिसमें दृष्टि से संबंधित, मानसिक, वाणी, श्रवण और चलने की दृष्टि से माने जाते हैं। सर्वाधिक अगर अपने दिव्यांग की बात करें तो यूपी में जो है सर्वाधिक दिव्यांग माने जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ एक और 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए एसटी का अगर आपसे पूछा जाए तो भारत की कुल आबादी का 8.6% जो है वो एसटी में आता है। कितने आता है? एसटी का जो है 8.6% आता है। और सर्वाधिक एसटी वाले की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। और इसके अलावा देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए एससी का, तो एससी की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा एससी जो है वो यूपी में रहते हैं, मैक्सिमम जो है वो यूपी में रहते हैं। सर्वाधिक एससी वाला राज्य है जो वो कौन सा रह गया? यूपी रह गया। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें, सबसे अधिक प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो वो फिर पंजाब का नाम आता है। किसका नाम आता है? पंजाब का नाम आता है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या तो यूपी का है, लेकिन सर्वाधिक 80% वाला जो राज्य है वो हमारा पंजाब रह गया। तो ये कुछ एक फैक्ट थे जो जनसंख्या से संबंधित थे, इंपॉर्टेंट थे। ये सारे के सारे फैक्ट हमें याद रखने थे दोस्तों। अगली क्लास में हम बात करेंगे भारत में जन सुविधाओं के
विषय में ये भी एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों हमेशा की तरह इस क्लास की जो PDF है वो आपको मिल ही जाएगी हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पर या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे साथ ही जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो आपको पूरा सिलेबस नियमबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से करवा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।